नहीं कोउ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जनमानस में पत्थर की लकीर बन चुकी गोस्वामी तुलसीदास की इस चौपाई का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जिसे पद प्रतिष्ठा मिले उसे उसका घमंड होना जरूरी है। मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी पर यह गोस्वामी जी की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। लोग इसका प्रयोग दूसरों पर टीका टिप्पणी के लिए करते हैं, आत्म मंथन के लिए नहीं। भारतीय दर्शन तो यहाँ तक कहता है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आत्मनिरीक्षण, खुद में बदलाव के बाद ही मनुष्य जीवन पूर्णता हासिल कर पाता है। पर मन के मौसम में आज जो लोक कथा हम लेकर आए हैं, वो एक ऐसे ही राजा की कहानी है जो अपनी प्रभुता के मद में सारी सीमाएं तोड़ देता है। क्या होता है इसका परिणाम, ये तो बताएगी लोक कथा तीरंदाज राजा। पहले स्वागत करते हैं विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना का। नमस्कार उषा जी। नमस्कार नीलम जी। हाँ तो उषा जी, बड़े बड़े 30 मार खां आपकी कहानियों में अपने रंग बिखेरते हैं। जी। क्या कहानी है तीरंदाज राजा की? वर्षों पुरानी बात है। बुंदेलखंड में एक राजा थे, बड़े ही वीर। उनका निशाना अचूक था। जी। राजा को अपनी निशानेबाजी पर बड़ा ही घमंड था। वे प्रतिदिन उसका प्रदर्शन करते थे। राजमहल के बाहर एक विशाल मैदान था, जहां उनकी कला का प्रदर्शन होता था। प्रजा की उपस्थिति वहां अनिवार्य थी। जी। राजा चारों दिशाओं में लक्ष्य भेद करते, न जाने कितनों का अंग भंग होता। उनकी सफलता पर उनकी जय जयकार होती। वे इस प्रदर्शन में महारानी जी को बराबर साथ ले जाते थे। अच्छा। हाँ, तीर चलाने का उनका अनोखा अंदाज था। वे महारानी के नथ के अंदर से अपना तीर डालकर निशाना लगाते थे। ये क्या बात हुई? निशाना सही लगता, प्रजा में जय घोष होता, रणभेरी बज उठती। चारण भाट उत्साह से भरकर गाते, जा बुंदेलन की धरती पे हमारे राजा निशानेबाज। कौ नैया उनके जैसो, ऐसो बड़ो तीरंदाज। अच्छा, क्या बात है। राजा गर्व से भर उठते। वे पूछते, प्रजा के लोगों, सच बताओ, इस दुनिया में हमारे जैसा कोई तीरंदाज है? चारों ओर गूंजता, नहीं महाराज नहीं। फिर राजा अपनी महारानी से भी वही प्रश्न करते, वह भी उत्तर देती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर इस धरती पर कोई नहीं है। राजा गर्व से भर उठते। क्या बात है। महारानी राजा के इस अनोखे प्रदर्शन से हर समय भयभीत रहती थी। स्वाभाविक है। मन ही मन सोचती थी कि अगर कहीं राजा साहब का निशाना चूक गया तो, नथनी से निकला तीर उन्हें ही लग गया तो किसी समय भी उनके प्राण जा सकते थे। जी जी। वे बेचारे विवश थी, राजा का विरोध नहीं कर सकती थी। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। फूल सा चेहरा कुमलाता जा रहा था। एक दिन उनकी प्रिय दासी ने कहा, महारानी जी एक बात पूछूं? जी। पूछना, महारानी ने कहा। आप इतने बड़े राज्य की महारानी हैं, लक्ष्मी की अपार कृपा है महाराज पर। आपको राजसी वैभव, सुख संपत्ति सभी कुछ तो प्राप्त है, फिर आप दिन पर दिन दुबली क्यों होती जा रही हैं? सही सवाल पूछा उसने। हाँ, महाराज आपकी सुंदरता पर ही तो मोहित हैं। इतनी उदास रहेंगी तो आपकी सुंदरता कम होती जाएगी। मुझे बताइए, आपकी उदासी का क्या कारण है? अच्छा, बड़ी चिंता करती थी दासी उनकी। हाँ, बहुत प्यार करती थी उनको। क्या बताऊं, मैं हर पल हर क्षण कांपती रहती हूँ कि कहीं महाराज का तीर मुझे न लग जाए। मन घबराता रहता है। जी जी। आप उनसे कह क्यों नहीं देती कि उनका नथनी से निकालकर तीर चलाना आपको पसंद नहीं? तू अभी नहीं जानती, हम भला महाराज से ऐसी बात कह सकते हैं? वे उसी समय अपना तीर मुझे मार देंगे। सही कह रही थी, सही सोचा उन्होंने। हाँ, वे जब तीर चलाकर मुझसे पूछते हैं, क्या उनके जैसा कोई वीर धरती पर है,
तो मुझे विवश होकर कहना पड़ता, नहीं महाराज, नहीं, इस धरती पर सबसे वीर आप ही हैं। दासी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, एक तरकीब बताऊं? बता ना। पहले तो आप महाराज की निशानेबाजी से डरना छोड़ दीजिए। ये कैसे संभव है? डर तो मेरे रोम रोम में समा गया और मैं उनका विरोध नहीं कर सकती। नहीं महारानी जी, आपको साहस तो जुटाना ही होगा, वरना आपकी काया घुलती ही जाएगी। जी। तो फिर क्या करूं मैं? सुनिए, इस बार जब महाराज आपसे पूछे कि महारानी जी, इस धरती पर मुझ जैसा कोई वीर है, तो आप कहिएगा, जी हाँ महाराज, गे गे पृथ्वी भारी है। क्या मतलब? महारानी जी, इसका मतलब है कदम कदम पर धरती वीरों से भरी है। दासी ने कहा, ये मैं नहीं कह सकूंगी। तो फिर हर पल सूखती जाइए राजा के डर से। महारानी असमंजस में पड़ गई। फिर रात भर सोचती रही, क्या वे ऐसा दुस्साहस कर सकती हैं? महाराज उन्हें उसी समय मार देंगे। फिर सोचा, वैसे भी तो तिल तिल कर मर ही रही हूँ, उन्हें साहस जुटाना ही होगा। जी। दूसरे दिन राजमहल के प्रांगण में प्रजा के सामने जब महाराज ने महारानी की नथ में से तीर निकालकर पूछा, क्यों महारानी, इस धरती पर वीर पराक्रमी मेरा जैसा कोई है? महारानी जी ने कहा, जी हाँ महाराज। ये पृथ्वी भारी है। जोड़ ली हिम्मत उन्होंने। महारानी के मुख से ऐसी बात सुनकर महाराज क्रोध से थरथर कांपने लगे। उनके तन बदन में जैसे किसी ने आग लगा दी। सहसा ही महाराज की आवाज गूंजी, मंत्री जी, इन्हें तत्काल सूली पर चढ़ा दीजिए। वाह वाह, क्या फैसला किया। प्रजा दुख से भर उठी। चारों ओर गूंजा, दुहाई हो अन्नदाता, दुहाई हो अन्नदाता। मंत्री जी, ये प्रजा क्या कह रही है? राजा ने क्रोध से पूछा। प्रजा इनके प्राणों की भीख मांग रही है महाराज। मंत्री ने कहा, तो इसे हाथी से कुचलवा दीजिए, इसे प्राणदंड तो देना ही है। राजा क्रोध से थर थर कांप रहे थे। मंत्री बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, आप महारानी जी को दंड देना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने का समय दीजिए, जिससे वे प्रमाणित कर सकें कि पग पग पर धरती वीरों से पूर्ण है। जी। अगर प्रमाणित नहीं कर सकी तो उन्हें दंड दे दीजिएगा। बहुत सही बात कही, बात संभाल ली उन्होंने। बात संभाली। इससे जनता में विद्रोह नहीं होगा और महारानी जी को भी दंड मिल जाएगा। महाराज मान गए। मंत्री ने राजा की आज्ञा की घोषणा की। महारानी जी को अपनी बात प्रमाणित करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। इस बीच राज्य में कोई समारोह नहीं होगा। प्रजा संतुष्ट हो गई। महारानी थर थर कांपते हुए राजमहल में गईं। वे बिलक बिलक कर रोने लगी। दासी ने उन्हें समझाया कि वे महाराज को देशाटन के लिए ले जाएं। वहां भ्रमण करके देखें कि धरती पर उन जैसा कोई वीर है कि नहीं। यहाँ के सब वीर तो उनसे डरते हैं। महारानी को दासी की बात ठीक लगी। महारानी ने मंत्री जी से कहकर राजा को देशाटन के लिए तैयार करवा लिया। जी। राजा महारानी अपनी सेना तथा मंत्रियों के साथ देशाटन के लिए चल दिए। अच्छा। हाँ, राजा अपने मंत्रियों और सेना के साथ आगे बढ़े थे कि देखे एक आदमी बरगद के वृक्ष पर बैठा बड़ी गंभीरता से कुछ देख रहा है। अच्छा। हाँ, बरगद के पेड़ पर बैठा था। उसने राजा को प्रणाम नहीं किया। राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने उसे डांटा तो उसने उन्हें रुकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद वृक्ष से उतरा, राजा के चरण छुए और बोला, महाराज, दिल्ली में तीरंदाजी की प्रतियोगिता हो रही है, वही देख रहा था। एक तीरंदाज ने ऐसा निशाना लगाया कि तीर सुई के छेद में से निकल गया। वाह वाह, क्या राजा को मिला बढ़िया जोड़ीदार। महाराज,
ये दूरदर्शी है। मंत्री ने कहा, इसे अपने साथ ले चलते हैं। महाराज ने उसे अपने साथ ले लिया। थोड़ी दूर जाने पर सबने देखा कि एक व्यक्ति आकाश की ओर देख रहा है। उसने भी महाराज को प्रणाम नहीं किया। मंत्री के टोकने पर बोला, अरे थोड़ा रुकिए भाई, 7 दिन पहले मैंने आकाश में एक तीर छोड़ा था, उसी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अरे वाह, ये आया, प्रणाम महाराज। मंत्री के कहने से राजा ने उसे भी साथ ले लिया। आगे बढ़ने पर एक व्यक्ति दिखा, वह धनुष पर लक्ष्य साधे बहुत दूर किसी पर निशाना साध रहा था। मंत्री ने उसे भी डांटा, तूने महाराज को प्रणाम नहीं किया? बस थोड़ा रुकिए, यहाँ से बहुत दूर टापू पर एक मधुमक्खी उड़ रही है। वाह। जैसे ही मैं फूल पर बैठेगी उसे तीर मारूंगा। क्या बात है। ये रही मधुमक्खी। महाराज ने उसे भी साथ ले लिया। राज लौटकर महाराज को पता चला कि उनकी राजकुमारी को कोई राक्षस ले गया है। महाराज क्रोध से भर उठे, किसने ये दुस्साहस किया है? मंत्री ने कहा, महाराज आप बिल्कुल न घबराइए, अपने साथ 3 वीर हैं, वे इस समस्या का हल करेंगे। मंत्री ने पहले दूरदर्शी को बुलाया और कहा, देखकर बताओ राजकुमारी कहाँ है? दूरदर्शी महल की छत पर चढ़ गया, देखकर बताया, महाराज राजकुमारी 7 समुद्र पार एक राक्षस के महल में कैद है। अच्छा, पता चल गया। पता दूरदर्शी था तो दूर से देख लिया उसने। राजा चिंता से भर उठे, कैसे राक्षस पर निशाना लगाएं। मंत्री ने कहा, अब हम उस तीरंदाज को बुलाते हैं जिसने एक टापू पर मधुमक्खी पर निशाना लगाया था। जी जी। दूसरे तीरंदाज ने निशाना साध कर तीर छोड़ा, राक्षस मर गया। अब समस्या थी कि राजकुमारी को उतनी दूर से लाएगा कौन? एक पर एक मुश्किलें खड़ी हो रही थी। मंत्री जी बोले, आप बिल्कुल ना घबराएं, सब ठीक हो जाएगा। मंत्री ने उस तीरंदाज को बुलाया जिसने अपना तीर आकाश में छोड़ने के 7 दिन बाद वापस पाया था। जी। महाराज ने उसे तीर चलाने के लिए कहा, अरे ये क्या, राजकुमारी तो उस तीर पर बैठकर 7 दिनों बाद अपने राज सकुशल वापस आ गई। वाह वाह वाह, क्या दृश्य है। पूरे राज्य में इन वीरों की जय जयकार गूंज उठी। महाराज पश्चाताप से भर उठे थे। उन्होंने महारानी से क्षमा मांगते हुए कहा, महारानी जी आपने ठीक कहा था, गेह गेह पृथ्वी भारी है। उषा जी, गे गे पृथ्वी भारी है, बहुत सही मंत्र दिया था दासी ने रानी को। हाँ, गे गे पृथ्वी भारी है, मतलब इस धरती जो है वो पग पग पर वीरों से भरी है। रानी ने भी साहस किया तो न सिर्फ अपना जीवन बचाया, राजा की भी आंखें खुलवा दी। हाँ, आखिर जो इतना डांटते थे कि इसको हाथी से कुचलवा दीजिए, तो महाराज पश्चाताप से भर उठे और उन्होंने माफी मांगी। जी, सच है, कदम कदम पर धरती वीरों से भरी है, लेकिन हम हैं कुएं के मेढक की तरह अपनी 4 दीवारी को अपना संसार बनाए बैठे हैं। दासी का गुरु मंत्र पूरे राज्य की खुशियां वापस ले आया। बहुत बढ़िया संदेश है आपकी इस कथा का उषा जी, और बहुत बधाई इसके लिए आपको, बहुत आभार। नीलम जी, आप जिस मोहक अंदाज में अपनी इंद्रधनुषी पंक्तियों द्वारा मेरी कहानी का परिचय देती हैं, उससे कहानी प्रस्तुत करने का मेरा उत्साह बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नीलम जी। नमस्कार।